हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग 3D ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स स्टडी कर लिए थे 3D ज्योमेट्री के और ऑक्टेंट रूल किस तरीके से साइन डिराइव करते हैं हम लोग डिफरेंट ऑक्टेंट्स में, और बेसिकली 3D का मतलब स्पेस वगैरह होता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पिछली वीडियो में समझ लिए थे। एक बार उन चीज़ों को रिकॉल करने के लिए मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लिए हैं, जिससे एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा चीज़ों का, जो इन बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स यूज होते थे क्वेश्चन के, उन सब का। तो इनको सॉल्व करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस देन व्हाट आर इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस देन व्हाट आर इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन में जेड कोऑर्डिनेट। तो हमको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम था। दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस, दिस वाज जेड एक्सिस। अगर कोई भी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 और जेड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। दोनों हमारे 0 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है if a point lies in xy plane then what is its z coordinate। अगर कोई पॉइंट xy प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब इस वाले प्लेन में, ये देख सकते हैं ना xy प्लेन है। अगर xy प्लेन में कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा। सिंस पॉइंट जो है वो xy प्लेन में लाई कर रहा है तो उसमें कोई डेप्थ नहीं होगी, ना ऊपर ना नीचे। इसका मतलब उसका z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा। z कोऑर्डिनेट इज 0। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच प्लेन डज द पॉइंट 0, 5, -4 लाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने आप अटेम्प्ट दे सकते हैं इनको। ये कह रहा है किस प्लेन में लाई कर रहा है। ध्यान से आप पॉइंट को देखो तो पॉइंट हमेशा लिखा होता है x, y, z के फॉर्मेट में। तो x कोऑर्डिनेट 0 दिया है हमको। x कोऑर्डिनेट 0 किस प्लेन में होगा, ध्यान से देखें आप। अगर हम लोग zy प्लेन क्रिएट करते हैं, zy प्लेन, तो zy प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वो हमसे वही पूछ रहे हैं विच प्लेन डज द पॉइंट लाई। तो yz प्लेन, दिस कोऑर्डिनेट लाइज इन द yz प्लेन। आई होप सो तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत इजी थे, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D स्पेस। मतलब अगर कोई दो पॉइंट्स हमारे पास स्पेस में रखे हुए हैं तो हम किस तरीके से उनके बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये दोनों पॉइंट्स जो है वो डेप्थ में रखे हुए हैं। ऐसे समझ सकते हो, स्पेस में P पॉइंट थोड़ा कुछ आगे रखा है और Q पॉइंट उसके थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। तो हमको बेसिकली क्या करना है, स्पेस में इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। P के कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम कर रखे हैं x1, y1, z1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम कर रखे हैं x2, y2 और z2। अब हमको यहाँ बेसिकली करना क्या है, सबसे पहला काम तो हमको ये है कि इसको डिराइव करके हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से है। तो आप क्या करो, P से और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो xy प्लेन में। लेट अस सपोज इसका नाम दे दिया हमने mn। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझो कि आप पहले PQ पॉइंट के बीच में लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो कितना है, फिर अंदर डेप्थ कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। पहले तो आप ये देख लो कि या आपको मैं ऐसे समझाऊं कि जैसे P पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और N पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है XY प्लेन में। अब अगर आप इसको यहाँ पे जोड़ दो इस तरीके से, और लेट अस सपोज इसको नाम R दे दिया हमने, तो आप देखो बहुत आसान हो गया ना।
हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पी क्यू पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेनस की तरह काम कर रही है इस ट्रायंगल के, तो हम लोग पी आर की डिस्टेंस निकाल लें और क्यू आर की डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लें और पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अगर लगा दें तो हमारे पास पी क्यू की डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमको पता है सिंस आर पॉइंट सेम स्लॉट में है या सेम लाइन में है क्यू पॉइंट के साथ, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही होंगे। जो चीज चेंज हो रही होगी वो डेप्थ चेंज हो रही होगी, जेड में फर्क आ सकता है। तो हम लोग पी पॉइंट का पता है हमको कि पी के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 ही होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आई होप आप लोग को क्लियर होगी। भाई अगर क्यू पॉइंट के नीचे जस्ट आर पॉइंट पड़ रहा है तो सिर्फ डेप्थ में डिफरेंस आ रहा होगा, डेप्थ में माइट बी पॉसिबल उनकी डेप्थ आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना, बट डेप्थ से कौन आपका डिफर करेगा, z। बाकी तो x और y तो सेम रहेंगे ना, क्योंकि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। q और r पॉइंट जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। जस्ट इस पॉइंट से ऊपर r है और उसी पॉइंट के ऊपर q है। तो अगर इस पॉइंट इस xy प्लेन में अगर n के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 माने तो r के कोऑर्डिनेट्स भी x2 y2 होंगे, जस्ट ऊपर वाले पॉइंट q के भी कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे, बस z डिफर कर रहा होगा तीनों का हाइट चेंज होने की वजह से। तो अगर हम pr डिस्टेंस कैलकुलेट करें pr, तो pr डिस्टेंस तो बहुत आसान है, आपको डिस्टेंस फॉर्म लगाना है बिटवीन टू पॉइंट्स जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वो बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि r का z कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप ये देखो कि p और r जो पॉइंट्स हैं वो दोनों एग्जैक्टली सेम लेवल पे हैं। p और r पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली सेम लेवल पे है, सेम हाइट पे है, तो उनका z कोऑर्डिनेट सेम होगा। नहीं, अगर आपने p पॉइंट को एग्जैक्टली सेम लेवल पे लिया है r के साथ तो z कोऑर्डिनेट सेम होगा, मतलब जो r पॉइंट का z कोऑर्डिनेट होगा वो z1 हो जाएगा। ओके, तो QR डिस्टेंस अगर आप देखो तो QR डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, QR डिस्टेंस जो है उसमें x और y कोऑर्डिनेट्स तो सेम है, तो जो QR डिस्टेंस निकल के आएगी वो सिर्फ z2 माइनस z1 होगी हमारे पास। ओके, बहुत आसान है। अब अगर हम पाइथागोरस लगाएं ट्रायंगल PQR में, तो हमको पता है PQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब PR का स्क्वायर मतलब इसका रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर मतलब z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और PQ ही हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस थी। मतलब सरल भाषा में हम लोग अगर इसको समझे तो अगर एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है और एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है, तो A से B तक की जो डिस्टेंस होगी स्पेस में, क्योंकि तीन कोऑर्डिनेट्स आप मेंशन कर रहे हो किसी पॉइंट को तो वो स्पेस में ही होगा। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 9-10 में, वो सिर्फ इतना पढ़ा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, z वाला टर्म और एडिशनल ऐड कर देना है, बस काम खत्म। मतलब ये बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और ये काम समाप्त। बस ये डिस्टेंस फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आई होप सो आपको क्लियर होगा, क्लियर है तो इसको नोट कर सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा इस पे चीज और देख लेते हैं, छोटी सी चीज वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ
एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से क्या डिस्टेंस बनेगी, ये चीज हम लोग थोड़ी सी और देख लेते हैं। तो हमको पता है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0, 0 विद रिस्पेक्ट टू 3 एक्सिस। एंड लेट अस सपोज हमें इस P पॉइंट की ही डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। इस P पॉइंट की डिस्टेंस हमको ओरिजिन से कैलकुलेट करनी, तो बहुत आसान है, ठीक है ना। वैसे मैं मान के चलता हूं कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस बार हम लोग मान लेते हैं x y z मान लेते हैं। इस सेकंड वाले के लिए हम P के पॉइंट्स मान लेते हैं x y z। अब अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे लिए ये चीजें बन जाएंगी x1 y1 z1 और ये बन जाएगा x2 y2 z2। तो जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस का तो आप लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 मतलब z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो किसी भी अगर पॉइंट की डिस्टेंस हमको निकालनी है ओरिजिन से तो सिंपली कुछ नहीं करना है, उसी पॉइंट के जो तीनों कोऑर्डिनेट है आप उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल लो, काम खत्म। बिल्कुल इसी तरीके से। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा, इसको नोट डाउन कर लें। तब तक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस between the points A -1, 2, 1 या कुछ थोड़ा सा तो डिफरेंट कर लेते हैं इसमें, इजी ना, मतलब थोड़े से अच्छे पॉइंट्स रखते हैं। -2, 1, -3 एंड B is equal to 4, 3, -6। बहुत आसान सवाल। B इज इक्वल टू क्या, ऐसे ही पता है B। तो हमको दो पॉइंट्स A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे आप लोग। वीडियो को पॉज करो और अपने आप ट्राई करो, ठीक है। तो आई होप सबका आंसर आ चुका होगा। AB डिस्टेंस निकालने का मतलब है अंडर रूट में ये हमारे क्या हो गए x1 y1 z1 और ये हमारे क्या है x2 y2 z2। तो AB में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर क्योंकि -2 है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर मतलब -6 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9। तो 4 and 9 is 13 it is 49 root 49 which is 7 units। क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग सिर्फ यूनिट लिख देते हैं कि AB की जो डिस्टेंस निकल के आ रही है दैट इज 7 यूनिट्स। तो आई होप बहुत आसान होगा, कुछ इसमें करने लायक है नहीं, इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C फॉर्म एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और सेकंड क्वेश्चन है प्रूव करना है कि जो हमारे तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। तो जिनको अटेम्प्ट देना है वो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट दे सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को साथ में समझ सकते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें कह रहा है A, B और C पॉइंट्स को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। सबसे पहले मेथोडोलॉजी समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस छोटे क्लास में भी किए होंगे, वहां बस 2 डायमेंशन में किए होंगे और 3 डायमेंशन में करने हैं। तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये आइसोसेलेस है, इसका मतलब BC और AB की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो हमको ये तो पता नहीं है कि कौन दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो हम ऐसा करेंगे कि तीनों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे
उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है। अगर किन्हीं दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ रही है इसका मतलब ट्रायंगल तो आइसोसेलेस हो गया। फिर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है इस ट्रायंगल के लिए, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी की लेंथ कितनी बनेगी, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 16 दैट इज √18 है ना। और √18 को आप लिख सकते हो 3√2। BC की लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। BC की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 मतलब 0 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 9 प्लस 9 √18। वाह भाई, पहले ही हमारा काम आसान हो गया। AB और BC की ही लेंथ आपस में इक्वल आ चुकी है, तो आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया है ना। आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया क्योंकि दो साइड्स की लेंथ ही इक्वल आ चुकी है। अब थर्ड साइड की लेंथ AC भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AC को कैलकुलेट करने के लिए लगा देते हैं फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये चीज क्या बन रही है, 16 16 और 4, 32 प्लस 4 36, आई थिंक दिस इज 6। तो AC की लेंथ जो है हमारे पास वो 6 यूनिट्स आ रही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देख भी सकते होगे क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर आ रहा है। आई होप सो, देख तो रहा होगा। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो है वो AC के स्क्वायर के इक्वल तो आ रहा है हमारा। AB का स्क्वायर क्या बनेगा, 18 बनेगा भाई, इसका स्क्वायर कर दें 18। BC का स्क्वायर करने पे भी 18 बनेगा और AC का स्क्वायर 36 बनेगा। तो प्रूव हो रहा है, पाइथागोरस निकल के आ रही है। तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूव करने के लिए पॉइंट्स को हमारे लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, हमको बस ये थॉट इस पे स्ट्राइक कराना है। तो आप सोचिए इसको कि किस तरीके से करा जाएगा। वीडियो पॉज कर सकते हैं और अटेम्प्ट दीजिए इसको। आई होप सो आप लोग ने किया होगा, आंसर भी आया होगा। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट, अभी स्लोप का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा नहीं है। जैसे कि एक हमने स्लोप का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लाइन की स्लोप देख सकते हैं, अगर दोनों पार्ट की स्लोप इक्वल आ रही है और पूरी लाइन की स्लोप इक्वल आ रही है तो हमारी लाइन जो है वो कोलिनियर होती है, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अब यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ऐसा सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है हमारे पास कि दो पार्ट का जो सेगमेंट है, लेंथ सेगमेंट, वो पूरी लाइन की लेंथ के बराबर है। अगर AB प्लस BC AC के बराबर आ रहा है दैट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ऐसा क्यों कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ना होते, मान लीजिए B थोड़ा सा ऊपर होता पॉइंट और A और C इस तरीके से होते, तो ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर लेता। और ट्रायंगल के केस में हम लोग इनइक्वालिटीज स्टडी करते हैं, जिसमें हमको पता है कि दो साइड्स की लेंथ हमेशा थर्ड साइड की लेंथ से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी लगती AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। दो साइड्स की लेंथ का सम हमेशा तीसरी साइड की लेंथ से ज्यादा होता है। इनइक्वालिटी आप पढ़ चुके होंगे। तो अगर इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो ट्रायंगल बन जाएगा। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये B पॉइंट यहाँ लाई कर जाएगा, तभी AB प्लस BC का सम AC के इक्वल आएगा। मतलब ये कंडीशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल होती है।
तो अगर ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब दे लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ए बी की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी की लेंथ कितनी आ रही है, x2 माइनस x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 3 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 मतलब -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है 4 9 एंड 9 9 9 18 प्लस 4 रूट में 22। ओके, BC देख लेते हैं। BC लेंथ, BC जो है BC हमारे पास आ रहा है x2 माइनस x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 मतलब -3 का होल स्क्वायर। आई होप सो ये भी सेम चीज बन रही है, तो ये भी रूट 22 आ जाएगा। और AC की लेंथ अगर हम लोग निकालें AC, तो कर सकते हैं हम लोग x2 माइनस x1 मतलब -4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 6 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 मतलब -6 का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा बिल्कुल। तो 36 और 16 तो 72 प्लस कितना 72 एंड दिस इज 82 एंड 6 88, दिस इज रूट 88। तो रूट 88 मतलब ये लिखा है 4 इंटू 22, ये चीज लिखी है 4 इंटू 22 मतलब ये लिखा है 2 रूट 22। ये जो लेंथ लिखी है ये हमारी लिखी है 2 रूट 22। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी की वैल्यू भी रूट 22 आई, बी सी की भी रूट 22 आई और ए सी की आ रही है 2 रूट 22। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो गए। आसान था, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं तो पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, एक एक मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप क्वेश्चंस क्लियर होंगे, तो इनको नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इक्वेशन निकालनी है उस कर्व की which is formed by the set of all those points whose distances from the point this and this are equal। मतलब हमें एक ऐसे कर्व की इक्वेशन बतानी है जिसपे लाई करने वाले सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो इन दो पॉइंट्स से फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। अब पता है हम लोग को दैट है ना, मे बी मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द एलिप्स, बट हम लोग को उस तरीके से यहाँ नहीं सोचना है। हम लोग को क्या करना है, नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमको किसी भी कोनिक सेक्शन के चैप्टर की नॉलेज हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग मान लेते हैं कोई भी जनरल पॉइंट कर्व पे, हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट द जनरल पॉइंट, लेट एनी जनरल पॉइंट ऑन कर्व P इज x, y, z। अब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, अच्छा उसका सम नहीं कांस्टेंट है, उसकी डिस्टेंस दोनों पॉइंट से कांस्टेंट है। अच्छा, एलिप्स में तो हमारा ये होता है कि दोनों फोकाई से जो किसी पॉइंट की डिस्टेंस आती है उसका सम कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये कोई भी कर्व हो सकता है जिसमें कह रहा है कि P x, y, z एक पॉइंट है जो कि मतलब कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट है। अब इसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से इक्वल है, तो मैं मान लेता हूं ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला जा रहा है कि PA की वैल्यू जो है वो PB के बराबर है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर PA PB के इक्वल है दैट मींस PA स्क्वायर PB स्क्वायर के भी इक्वल होगा, है ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, PA PB के इक्वल है इफ देन PA स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB स्क्वायर। अब PA स्क्वायर क्या होगा निकाल लेते हैं हम लोग। PA स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा बेसिकली, तो PA स्क्वायर मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस z का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू PB। PB मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इक्वेट करना है और हमको सॉल्व कर देना है, बस हमारा इतना ही काम है यहाँ पे। तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आप इसको खोलो और सॉल्व कर दो। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले सकते हैं, वो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, वो भी प्लस बन जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर से अगर माइनस कॉमन लेगा तो प्लस बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो हमारी बेसिकली इक्वेशन ये बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, सबको पता है, इसको खोलते जाओ आप। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज आ गई हमारे पास। तो हमको पता है स्क्वायर वाले टर्म्स तो सारे के सारे कैंसिल ही हो जाने हैं, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर अपने पास बचता क्या है, 9 प्लस 16 25, 25 और 25 हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद बचा है माइनस का 6x, माइनस का 8y और प्लस का 10z। इधर देख लेते हैं, इधर हमारे पास बचता है 4, 4 1 5, 5 और 16 इज 21। 21 के बाद यहाँ बचता है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 8z। सभी टर्म्स को इधर ले आओ। जैसे ही लाएंगे तो हमको पता है कि मोस्ट प्रेफरेंस हम इस बात को रखेंगे कि x वाला टर्म हमारा पॉजिटिव हो, तो उधर ले जाते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर ही ले आओ इसको। तो माइनस 6x और माइनस का 2x बन जाएगा माइनस का 8x, माइनस का 8y प्लस का 2y माइनस का 6y बन जाएगा, प्लस का 10z और प्लस का 8z प्लस का 18z बन जाएगा। और 50 माइनस 21 करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 29, 50 माइनस 21 इज इक्वल टू 29। पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन लेते ही बन जाएगा 8x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 29 इक्वल टू 0, which is the required equation of our curve। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है कि ये 4x बनेगा, yes, it will become 4x। 4x बनेगा तो दिस विल ऑल्सो बी 4x, और इधर आके माइनस का 10x बनेगा तो ये प्लस का 10x आ जाएगा। बाकी तो आई होप सब क्लियर है और कुछ इसमें दिक्कत नहीं लग रही है। हाँ, बाकी सब तो इक्वेशन में सही है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा किस तरीके से हमको करना चाहिए। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ कर्व। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व formed by the set of all those points the sum of whose distances from the points A and B is 10 units। तो ये एलिप्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि हम उन सभी पॉइंट्स के सेट की इक्वेशन बतानी है, मतलब जिन पॉइंट्स के सेट से ये कर्व बन रहा है उनकी इक्वेशन बतानी है इस तरीके से कि उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से उसका सम कांस्टेंट है और वो है 10 यूनिट्स। मतलब हम लोग वही एज्यूम कर सकते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन कर्व BP, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x, y, z। अच्छा, अब वो हमसे कह रहा है कि PA प्लस PB की जो वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू 10। PA प्लस PB की वैल्यू कांस्टेंट है और वो 10 के इक्वल है। तो PA की पहले तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। PA हमारे पास कितना आएगा, PA इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद p की जो डिस्टेंस आएगी b के साथ वो हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि सारे पॉइंट्स तो यहाँ पे 0 ही 0 हैं। अब 0 0 होने के बाद इसमें हमें क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। ऐसी क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रूट वाला टर्म दूसरे साइड ले जाते हैं, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही आप देखोगे तो हाँ, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिफाइड दिख गया होगा, मतलब समझ आ गया होगा कि क्या कैसे आंसर आ रहा है, बट हमको सिंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसकी वर्किंग करके पूरी दिखानी पड़ेगी। तो ये बनेगा 10 माइनस अंडर रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 माइनस अंडर रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इधर तो बन गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ तो सेम चीज लिखी है, बट यहाँ बनेगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab मतलब 20 इंटू अंडर रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जो चीजें रिड्यूस हो रही हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 20 अंडर रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस टर्म को इधर ला सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा, या फिर ले आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर से भी हमारा काम बन जाएगा। यहाँ बचेगा 100 माइनस 20 इंटू अंडर रूट में जो भी ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर में से a प्लस बी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो ए बी वाले टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4ab, है ना, आंसर हमारे पास माइनस का 4ab हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया फटाक से तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, या अगर आप इसको नोट डाउन कर लिया फटाक से फिर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ओके, आगे चलते हैं, इसकी सॉल्विंग देखते हैं और आगे थोड़ा सा क्वेश्चन की। तो ये बन जाएगा माइनस 4ab, माइनस 4ab का मतलब है माइनस 16x, है ना, माइनस 4ab का मतलब माइनस 16x, क्योंकि a ये है b ये है और 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4ab माइनस का 16x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 और अंडर रूट में जो भी चीज लिखी है वो सेम। अब मैं 20 रूट में 20 वाला टर्म को इधर ले आता हूँ, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगा 100 प्लस 16 एंड आई होप कि 100 प्लस 16x, सो यस ये बन जाएगा 100 प्लस 16x। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू अंडर रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 4x। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमको और स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये मैं नीचे वाला पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ।
इस नंबर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यहाँ बन जाएगा 25 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर बन जाएगा हमारे पास 25 प्लस 4x का होल स्क्वायर। तो मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। ये चीज हमने हमारे पास बनेगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, 25 4 100 2 200x। तो अब मैं सबको अंदर भेज देता हूँ। तो आई होप कि इसको भी मुझे खोल लेना चाहिए। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। अब ये चीज हमारी आ चुकी है। अब हमको यहाँ पे बस सॉल्यूशन सॉल्व करना है और कुछ तो नहीं, बाकी तो सब हमारे पास रखा ही हुआ है। ठीक है, बाकी सब तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व होके अल्टीमेटली आ ही चुका है। तो बस हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ये बन जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 16 400 प्लस 200x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। तो 200x से 200x हमारे पास कैंसल आउट हो चुका है। और फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है? फाइनली हमारे पास आप देख सकते हो कि 25 माइनस 16 यहाँ बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर बराबर 400 माइनस 625 माइनस 225 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई हमारे कर्व की इक्वेशन। तो कुछ नहीं था, सिर्फ लेंथी कैलकुलेशन था, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा और इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स या प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व किए हैं वो आपको सारी की सारी क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट्स और नए क्वेश्चंस के साथ।